नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं बजट चैप्टर की। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा। इसमें कह रहा है कि कंपनी अभी 75% कैपेसिटी में काम कर रहा है और इसको अगले साल काम करना है 85% कैपेसिटी में। और कह रहा है कि अभी हम लोग 75% कैपेसिटी में काम कर रहे हैं और प्रोडक्शन हो रहा है 75,000 यूनिट का। इससे पहले 55% में काम करते थे, 65% कैपेसिटी में काम करते थे, जिसका डेटा नीचे में दिया हुआ है कि इतना कितना कॉस्ट लगता था हम लोगों को। और प्रॉफिट भी दिया गया है कि प्रॉफिट 20% इस बार हम लोग एस्टिमेट करके रखे हैं और कुछ कॉस्ट का परसेंटेज में इंक्रीज़ हो गया है। कितना परसेंटेज में इंक्रीज़ हुआ है वो आपको नीचे वाला डेटा में दिया गया है। और आपको बोला है फ्लेक्सिबल बजट बनाओ और प्रॉफिट निकालो, कंट्रीब्यूशन निकालो। कोई बात नहीं, इस चार्ट को देखिए, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। 3 कॉलम बनाते हैं। पहला लिखते हैं पर्टिकुलर्स, दूसरा लिखते हैं नेचर, तीसरा लिखते हैं यूनिट कितना बना रहे हैं। यहाँ पर 85,000 यूनिट बना रहे हैं। कैसे? क्योंकि कह रहा था कि 75% कैपेसिटी में 75,000 का प्रोडक्शन हो रहा था, तो अब 85% कैपेसिटी में काम करेंगे तो 85,000 यूनिट बनेगा और 85,000 यूनिट के बेसिस पे ही हम लोग प्रॉफिट निकाल लेंगे, कंट्रीब्यूशन भी निकाल लेंगे। बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले इस डायरेक्ट मटेरियल को ऐड करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल को ऐड कैसे करेंगे? यहाँ देखिए 15 लाख लग रहा है 75,000 यूनिट बनाने के लिए, 13 लाख लग रहा है 65,000 यूनिट बनाने के लिए और 11 लाख लग रहा है 55,000 यूनिट बनाने के लिए। अगर आप देखिएगा तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 75,000, 13 लाख डिवाइडेड बाय 65,000, 11 लाख डिवाइडेड बाय 55,000, तो आपको निकल के आएगा 20, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट 20 लग रहा है और 20 रुपये पर यूनिट लग रहा है। तो 20 रुपया तो लग रहा है, तो हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मालूम चल गया 20 रुपया। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला था कि कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है, यानी डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है 8%, तो यानी कि 20 रुपया पर यूनिट इंटू 108%, तो 21.6 रुपया पर यूनिट। और इस हिसाब से 85,000 का हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे। अब डायरेक्ट लेबर का बात आया, डायरेक्ट लेबर ऐड करेंगे। डायरेक्ट लेबर में भी देखिए कि 7.5 लाख लग रहा है 75,000 यूनिट के लिए, 6.5 लाख लग रहा है 65,000 यूनिट के लिए और 5.5 लाख लग रहा है 55,000 यूनिट के लिए, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपया है। तो 10 रुपया तो है, लेकिन डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट बढ़ रहा है 105%, 5% से बढ़ रहा है, इसलिए 105% से इंटू कर दिए और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया 10.5 पर यूनिट और हम लोग 85,000 के लिए निकाल दिए। अब फैक्ट्री ओवरहेड का बात है। देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड में अगर आप निकालिएगा तो 3,50,000 डिवाइड बाय 75,000, 3,30,000 डिवाइड बाय 65,000, 3,10,000 डिवाइड बाय 55,000, तो आपको अलग अलग मिलेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट ही बस नहीं है, यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगा, इसलिए हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट नहीं आया सेम। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग वीसी पर यूनिट निकालेंगे और तब फिक्स्ड कॉस्ट भी हम लोग निकल जाएगा हम लोग का। तो पहले वीसी पर यूनिट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट का चेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट का चेंज। क्या? टोटल कॉस्ट का चेंज डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट का चेंज। तो यहाँ पर 75% और 55% का कंपैरिजन करके हम लोग वीसी पर यूनिट निकालते हैं, फिक्स्ड यूनिट भी निकालेंगे। तो 3.5 लाख माइनस 3,10,000 डिवाइड बाय 75,000 माइनस 55,000 कैसे आया? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। 2 रुपये पर यूनिट आया बीसी पर यूनिट। अब सिंस बीसी पर यूनिट आ गया 2 रुपये पर यूनिट से, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल लेंगे। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट जितना था माइनस जितना वेरिएबल कॉस्ट था। तो टोटल कॉस्ट था 3.5 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं दिया गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया गया, तो नंबर ऑफ यूनिट से इंटू कर दिए, तो वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल के आ गया। और जैसे फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आ गया, अब यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट में भी कुछ इंक्रीज़ हुआ था परसेंटेज और वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ इंक्रीज़ हुआ था। तो फिक्स्ड कॉस्ट जो इंक्रीज़ हुआ था 10% इंक्रीज़ हुआ था, 10% से बढ़ा दिए, वेरिएबल कॉस्ट को भी बढ़ा दिए। फिर हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड का लिख दिए कि कितना आया 85,000 यूनिट के लिए। उसी तरह से सेलिंग ओवरहेड को हम लोगों ने किया, वेरिएबल कॉस्ट को अलग निकाला और वेरिएबल कॉस्ट को अलग निकाला, फिक्स्ड कॉस्ट को अलग निकाला और जितना परसेंट बढ़ रहा था उतना परसेंट से इंटू कर दिया और हम लोग निकाल दिया 85,000 यूनिट के लिए। उसी तरह से हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी निकाला, लेकिन यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए तीनों में एक ही बराबर है कॉस्ट, यानी कि ये फिक्स्ड कॉस्ट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो ओके, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट में बोल रहा था कि फिक्स्ड कॉस्ट भी था जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और 10% से बढ़ रहा था, 110% से इंटू कर दिए, हम लोग 85,000 यूनिट के लिए आ गया। अब 85,000 के लिए हम लोग का टोटल कॉस्ट आ गया है, तो हम लोग ऐड कर देंगे प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट दिया था 20%, यानी 20% ऑन सेल, नहीं 1/5 ऑन सेल, तो 1/4 ऑन कॉस्ट। तो 1/4 ऑन कॉस्ट हम लोग यहाँ पर ऐड किए, तो सेल आ गया। अब सेल आ गया, प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट तो निकालने बोला था तो ओके, लेकिन कंट्रीब्यूशन अभी तक नहीं आया। तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल माइनस जितना वेरिएबल कॉस्ट था सारा को ऐड कर दिए, आ गया हम लोग का कंट्रीब्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि अभी कंपनी 5,000 यूनिट बनाता है, जिसके लिए उसको कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपये लगता है और सारा डेटा इस तरह से दिया हुआ है कि इस तरह से फ्लक्चुएशन होता है डेटा में, कॉस्ट में। और कह रहा है कि 4,000 यूनिट के लिए निकालो कॉस्ट पर यूनिट और 6,000 यूनिट के लिए कॉस्ट पर यूनिट निकालो। तो किस तरह से निकालेंगे? पहले डेटा देख लीजिए, डेटा में क्या लिखा है। मटेरियल कॉस्ट 35,000 जो कि 100% वेरिंग है और लेबर कॉस्ट 15,000 जो कि 100% वेरिंग है, पावर 2,000 जो 80% वेरिंग है, इसका मतलब 20% फिक्स होगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 3,000 75% वेरिंग है, यानी कि 25% फिक्स्ड होगा।
इसी तरह से सारा आपको डेटा दिया गया है। आपको कैसे निकालना है, आंसर देखिए इस तरह से। सबसे पहले आप पर्टिकुलर लिखेंगे जिसमें आप कॉस्ट लिखेंगे, फिर नेचर लिखिएगा कि वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, और फिर आप दोनों यूनिट लिखिएगा कि 4000 यूनिट और 6000 यूनिट के लिए। अब सिंस यहाँ पर देखिए कि 35,000 लग रहा था हम लोगों को 5000 यूनिट बनाने के लिए और 100% वेरिंग है, तो इसका मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 7 रुपये पर यूनिट। अगर 7 रुपये पर यूनिट आ गया तो 4000 के लिए निकाल लीजिए, 6000 के लिए निकाल लीजिए। लेबर कॉस्ट भी आप वैसे ही निकालिएगा। अब पावर कॉस्ट में देखिए, पावर कॉस्ट में 20% क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, और 80% वेरिंग कॉस्ट है। तो पहले 20% निकालिए, 2000 को 20% 400 आता है, यानी 400 फिक्स्ड कॉस्ट है। तो 400 फिक्स्ड कॉस्ट दोनों में सेम रहेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट था 20%। तो 20% वेरिएबल कॉस्ट निकालिए और डिवाइड कर दीजिए 5000 यूनिट से, तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। जैसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा तो 4000 यूनिट के लिए निकाल लीजिए, 6000 यूनिट के लिए निकाल लीजिए। वैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपको 750 रुपया जो है वो फिक्स्ड है, 750 जो फिक्स्ड है वो तो फिक्स्ड ही रहेगा दोनों में। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर निकालिएगा तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 3000 का 25% वेरिएबल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 5000, तो आपको निकल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और जैसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया 0.45 पर यूनिट, तो 4000 के लिए निकाल लीजिए, 6000 के लिए निकाल लीजिए। याद रखिएगा जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो पर यूनिट में सेम रहता है, और जो फिक्स्ड रहता है वो टोटल में सेम रहता है। वही हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं। स्टोर्स के लिए 1000 खर्चा लग रहा है, लेकिन 100% वेरिंग है, तो वेरिएबल निकल जाएगा। अगर हम लोग निकाले स्टोर्स के लिए 1000 डिवाइड बाय 5000, तो हम लोग का आ जाएगा 0.20 पर यूनिट, तो हम लोग निकाल लेंगे। इंस्पेक्शन के लिए भी फिक्स्ड ओवरहेड दोनों है, डेप्रिसिएशन के लिए भी फिक्स्ड है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिक्स्ड वेरिएबल दोनों है। और इसी तरह से हम लोग निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 4000 यूनिट के लिए, 6000 यूनिट के लिए, और हम लोग कितना यूनिट बना रहे हैं डिवाइड कर देंगे उससे, तो हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट भी आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फैक्ट्री अभी 50% कैपेसिटी में काम करता है, जिसमें कि वो 10,000 यूनिट बनाता है। वो प्लानिंग कर रहा है कि 60% में काम करना चाहता है और 80% में काम करना चाहता है। और अगर 60% में काम करेगा तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है 2% से बढ़ जाएगा और सेलिंग प्राइस 2% से घट जाएगा। और अगर 80% में काम करना चाहता है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है 5% से बढ़ जाएगा और सेलिंग प्राइस 5% से घट जाएगा। और पर यूनिट के लिए अभी उसको कितना खर्चा लग रहा है वो सारा बताया। मटेरियल के लिए कितना लग रहा है, लेबर के लिए कितना लग रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कितना लग रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के लिए कितना लग रहा है। और ये भी कह दिया है कि 180 लोग को टोटल कॉस्ट पड़ रहा है अभी, जब वो 50% में काम कर रहा है और 200 रुपये में वो बेच रहा है पर यूनिट में। अब हम लोग को निकालना है तो 12,000 के लिए निकालेंगे, 16,000 के लिए निकालेंगे। अगर 50% काम करता है और 10,000 यूनिट बनाता है तो 60% काम करेगा, और 80% काम करेगा तो 12,000 और 16,000 यूनिट बनाएगा। यूनिटरी मेथड से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग इस चार्ट से हम लोग बनाएंगे इसका आंसर। अब मटेरियल कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट है, 100 रुपये पर यूनिट से लग रहा था, और यहाँ पर 12,000 और 16,000 यूनिट बना रहे हैं तो 100 से इंटू कर देंगे। नहीं, 100 से इंटू नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कह रहा है कि 60% में रॉ मटेरियल का कॉस्ट 2% से बढ़ गया था और 80% में रॉ मटेरियल का कॉस्ट 5% से बढ़ गया था। यानी कि अब 100 रुपये पर यूनिट नहीं रहा, 102 रुपये पर यूनिट और 105 रुपये पर यूनिट हो गया है कॉस्ट। तो उसी अनुसार से 12,000 और 16,000 का निकाल लिए मटेरियल कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट की बात करें तो लेबर कॉस्ट में 30 रुपया पर यूनिट था, और यहाँ पर कोई दाम घट नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है। 30 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हम लोग निकाल दिए लेबर कॉस्ट। अब फैक्ट्री ओवरहेड देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड में लिखा है कि 40% फिक्स्ड है, यानी कि 60% वेरिएबल होगा। तो 30 का 60% होता है 18 रुपया पर यूनिट। 18 रुपया पर यूनिट वेरिएबल है, तो 18 रुपया पर यूनिट अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लिए। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड 12 रुपया है, यानी 40% जब फिक्स है तो 30% का 30 रुपये का 40% आता है 12 रुपया। 12 रुपया तो फिक्स्ड है, लेकिन फिक्स्ड है कब फिक्स्ड है? जब वो 50% बना रहा है, यानी 10,000 यूनिट बना रहा है तब फिक्स है। यानी तब करेंगे 12 × 10,000, यानी 1,20,000। और ये जो 1,20,000 अभी आया ये वाला फिक्स्ड है अमाउंट है, तो ये वाला फिक्स्ड कॉस्ट ऐड हो जाएगा आराम से। अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में 20 रुपया खर्चा लग रहा है, लेकिन 10 रुपया जो है फिक्स्ड है और 10 रुपया जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो 10 रुपये पर यूनिट है उससे इंटू कर देंगे 12,000 और 16,000। लेकिन फिक्स्ड जो है वो टोटल में सेम होता है, तो टोटल पहले करेंगे टोटल, तो 10 रुपये × 10,000 यूनिट, तो टोटल आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख तो 1 लाख यहाँ पर सेम रहेगा, 1 लाख फिक्स्ड कॉस्ट हो गया, और वेरिएबल 10 रुपये पर यूनिट था, तो 10 रुपये पर यूनिट से नंबर ऑफ यूनिट से इंटू कर दिए। अब हम लोग का यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट जैसे आ गया वैसे सेल भी हम लोग को मालूम था। सेल कैसे मालूम था? सेल तो दिया हुआ है ना कि 200 रुपये पर यूनिट से हम लोग बेचते हैं, तो 200 रुपये पर यूनिट से बेचते हैं। लेकिन अगर 60% में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस 2 रुपये से कम हो जाएगा, यानी कि 200 रुपये नहीं रहेगा, 196 हो जाएगा। अगर 80% में हम लोग बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस 5% से घट जाएगा, यानी कि 100 रुपये नहीं 200 रुपये नहीं रहेगा, 190 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग सेल निकाल लेंगे, और टोटल कॉस्ट दिया गया, सेल दिया गया, तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में चारों क्वार्टर का सेल दिया गया है, और फिर आपको कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG 10,000 यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG 16,250 है, और प्रोडक्शन पैटर्न जो है हम लोगों का वो 80% ऑफ सेल्स ऑफ करेंट क्वार्टर प्लस 20% ऑफ सेल ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर है। क्या है प्रोडक्शन पैटर्न? 80% ऑफ सेल्स ऑफ
करंट क्वार्टर प्लस 20% सेल ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है, और कह रहा है कि ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल्स। और आपको कह रहा है कि जो हम लोग परचेज़ करेंगे रॉ मटेरियल, जो हम लोग परचेज़ करेंगे वो 30% करेंगे 2 रुपये के प्राइस के रेट पे, और 50% करेंगे 3 रुपये के रेट पे, और 20% करेंगे 4 रुपये के रेट पे। और बोल रहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो 10,000 था, सॉरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो था हम लोग का 10,000 kg, वो उसका प्राइस है 20,000, यानी कि 2 रुपया का रेट है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। आपको प्रोडक्शन बजट बनाना है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनाना है, और स्टोर्स लेजर कार्ड भी बनाना है फीफो के हिसाब से। चलिए अब निकालते हैं सॉल्यूशन को। अगर आपने मेरा रिवीजन वीडियो देखा है तो उसमें फ्लो होता है। सबसे पहले हम लोग सेल बजट बनाते हैं, और सेल बजट जितना सेल मालूम चल जाता है फिर हम लोग प्रोडक्शन निकालते हैं। कैसे? इस फार्मूला से, ओपनिंग एफ जी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफ जी इज इक्वल टू सेल। इससे हम लोग प्रोडक्शन निकाल लेते हैं, और जितना प्रोडक्शन होने वाला है उसमें कितना रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ करेंगे इंटू करके रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी निकाल लेते हैं। और जब रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकल जाता है तो रॉ मटेरियल जितना कंज्यूम करेंगे उतना ही खरीदेंगे, और फिर उसको हम लोग खरीदते हैं, तो परचेस बजट आ जाता है। सबसे पहले सेल बजट आता है, उसके हिसाब से प्रोडक्शन बजट आता है, प्रोडक्शन से परचेस बजट आता है, और परचेस बजट से पहले एक रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट भी आ जाता है। तो यहाँ पर वही करेंगे, यहाँ पर सेल दिया है चारों क्वार्टर का, तो हम लोग ऐड कर देंगे तो 153750 आएगा। अब हम लोग को प्रोडक्शन बजट निकालना है। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग एफ जी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफ जी इक्वल टू सेल। ओपनिंग एफ जी भी दिया गया है, क्लोजिंग एफ जी भी दिया गया है, सेल भी दिया गया, तो प्रोडक्शन आ जाएगा। अब सिंस प्रोडक्शन पैटर्न दिया गया कि क्वार्टर 1 में कैसे होगा, क्वार्टर 2 में कैसे होगा, क्वार्टर 3 में कैसे होगा, क्वार्टर 4 में कैसे होगा, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेल्स कितना है पर क्वार्टर का, हम लोगों ने लिख लिया। अब प्रोडक्शन पैटर्न, चूँकि यहाँ बोला था 80% ऑफ सेल्स ऑफ करंट क्वार्टर प्लस 20% सेल्स ऑफ फॉलोइंग क्वार्टर, तो हम लोग 80% ऑफ सेल्स ऑफ करंट क्वार्टर प्लस 20% सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर का ऐड करेंगे तो प्रोडक्शन निकलेगा। तो चारों का प्रोडक्शन ऐसे ही निकलेगा, लेकिन जब हम लोग क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 का निकालेंगे तो आराम से निकलेगा। लेकिन क्वार्टर 4 के लिए करंट ईयर का 80% तो निकाल सकते हैं, लेकिन 20% ऑफ फॉलोइंग ईयर का कैसे निकलेगा, नेक्स्ट ईयर का कैसे निकलेगा, क्योंकि क्वार्टर 5 तो है नहीं। तो इस केस में हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। कैसे बैलेंसिंग फिगर? टोटल प्रोडक्शन हम लोग का 1,60,000 था, और तीनों क्वार्टर में प्रोडक्शन निकल के आ गया है, तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा 48250, वो क्वार्टर 4 का प्रोडक्शन होगा। सिंस हम लोग को प्रोडक्शन मालूम चल गया, अब हम लोग को रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालना है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट कैसे निकलता है? प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए 2 kg हम लोगों को पर यूनिट में लग रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल का 2 kg, तो अगर 2 kg यूज़ हो रहा है तो प्रोडक्शन इंटू 2 kg करेंगे तो हम लोग का रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी आ जाएगा। सिंस रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोग का 3,20,000 kg आता है सबको ऐड करके, तो अब हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड से परचेज निकाल लेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इस फार्मूला से, जो कि फार्मूला है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, इस फार्मूला से हम लोग परचेज निकाल लेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम तभी हम लोगों ने निकाल लिया, सारे को ऐड करके ओपनिंग रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल क्वेश्चन में दिया है, परचेस आ जाएगा। सिंस हम लोग का परचेस आ गया, अब अगले क्वेश्चन में कह रहा था क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 में जितना परचेस है उसका 30% यानी कि 94500 2 रुपये के रेट पे खरीदते हैं तो इतना वैल्यू होगा। उसका 50% जो कि 157500 आता है वो हम लोग 3 रुपये के रेट पे खरीदेंगे तो इतना आएगा। और 31500 का 20% यानी 63,000 वो हम लोग 4 के रेट पे खरीदेंगे तो इतना वैल्यू आएगा। अब सिंस क्वेश्चन में आपको स्टोर्स लेजर भी बनाने बोला था यूजिंग फीफो मेथड, तो हम लोग चलिए इसको बनाते हैं। गौर से देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था 10,000 kg, जिसका कॉस्ट था 20,000 यानी कि 2 रुपये के रेट पे था। तो यहाँ पर बैलेंस, सबसे ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 10,000, 2 रुपये के रेट पे 20,000। अब सिंस हम लोगों ने परचेज़ कितना किया है, परचेज बजट से देखते हैं कि क्वार्टर 1 में परचेज किया था 94500 2 रुपये के रेट पे, तो हम लोगों ने लिख लिया और इशू किया है। अब इशू में क्या क्या आ रहा है, 63,000 कैसे आया? इशू का मतलब कि रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है। रॉ मटेरियल क्वार्टर 1 में कितना कंज्यूम किया? 63,000। जितना कंज्यूम किया उतना ही तो इशू किया होगा, उतना इशू किया 63,000 इंटू 2 का रेट पे तो 126,000 आ गया। अब बचा कितना? 41,500 बचा। अब अगला क्वार्टर में रिसिप्ट हुआ है, कितना का रिसिप्ट हुआ है? जितना हम लोग खरीदे होंगे 157,500 हम लोग खरीदे थे 3 के रेट पे, तो हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग का इशू हुआ है, इशू कितना होगा? जितना हम लोग कंज्यूम करेंगे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हम लोगों ने कितना किया है? 76,500। तो पहले जो 2 रुपये का रेट था उसको ने पहले निकालेंगे क्योंकि दिस इज फीफो, तो 41,500 जो बचा हुआ था वो पहले निकाले 2 रुपये के रेट पे, और फिर अभी जो आया है 35,000 निकाले 3 रुपये के रेट पे। तो मेरे पास बचा 122,500 3 रुपये के रेट पे। अब क्वार्टर 3 में हम लोगों का कितना रिसिप्ट हुआ है, यानी कि कितना हम लोग परचेज किए, 63,000 खरीदे हैं 4 रुपये के रेट से, तो हम लोग को मालूम चल गया अमाउंट। अब इशू कितना किए हैं, जितना हम लोग कंज्यूम किए होंगे उतना हम लोगों ने इशू भी कर दिया, तो बैलेंस जितना बचा वो बैलेंस भी हम लोगों ने लिख दिया। और इसी तरह से फिर क्वार्टर 4 में हम लोगों ने रिसिप्ट कुछ नहीं किया क्योंकि हम लोग परचेज कुछ नहीं किए थे क्वार्टर 4 में, तो इसलिए रिसिप्ट तो खा लिया लेकिन इशू किया था, तो इशू हम लोगों ने लिख लिया और बाकी जितना बैलेंस बचा वो हम लोगों ने लिख लिया।
इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि कॉनकॉर्ड लिमिटेड जो है वो दो तरह का मटेरियल बनाता है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। उसका बजटेड सेल दे दिया गया है यूनिट में, और कह रहा है कि बजटेड मटेरियल कंजम्पशन, मटेरियल एक्स इतना इतना कंज्यूम होगा, मटेरियल वाई इतना इतना कंज्यूम होगा प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी में। फिर आपको कह रहा है कि स्टैंडर्ड लेबर और अलाउड पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक यूनिट के लिए कितना स्टैंडर्ड लेबर और अलाउड है वो भी आपको यहाँ पर दे दिया है। बोल दिया है कि मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई जो लगने वाला है प्रोडक्ट ए और बी में, उसका रेट है 4 रुपया और 6 रुपये पर केजी, और लेबर जो यूज़ करेंगे उसका रेट है 25 रुपये पर आवर, और ओवर टाइम देना पड़ेगा लेबर को अगर वो एक वीक में 40 घंटा से ज़्यादा काम करता है, और टोटल हम लोग का 180 डायरेक्ट वर्कर है। उसके बाद कर रहा है कि हम लोगों का जो एफिशिएंसी रेशियो है वो 80% है, यानी एफिशिएंट हम लोग 80% एफिशिएंट है। उसके बाद कह रहा है कि नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम जो है वो 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर वर्कड है, यानी कि प्रोडक्टिव आवर जितना वर्क करते हैं उसका 20% हम लोग का नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम है। नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम क्या होता है? जब मशीन रह जाता है, लेकिन हम लोग तो प्रोडक्टिव है लेकिन मशीन काम नहीं कर रहा, तो उस समय हम लोग नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम होता है। तो यहाँ कह रहा है कि नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम जो है वो 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर वर्कड है। और कह रहा है कि बजटेड पीरियड कितना दिन का है? 4 ठो 5 डे वीक है, 4 ठो 5 डे वीक है, यानी कि टोटल 20 दिन है। और प्रोडक्शन काम और सेल काम होते ही रहता है। और आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी भी दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी भी दिया है। आपको निकालना है मटेरियल परचेज बजट और वेजेस बजट। अब देखिए परचेज बजट निकालने बोला है तो परचेज बजट से आसानी से नहीं निकलता है, पहले हम लोग को सेल्स निकालना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है प्रोडक्शन बजट, फिर निकालना पड़ता है रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, फिर निकालना पड़ता है परचेज बजट। यहाँ आपको बस परचेज बजट बोला है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको सभी कुछ बोल दिया है। तो सबसे पहले हम लोग को सेल दिया गया, तो सेल हम लोग निकालेंगे, सेल में से ऐड करेंगे ओपनिंग एफजी, लेस करेंगे क्लोजिंग एफजी, तो निकल के आ जाएगा प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन जैसे निकल के आएगा तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाल लेंगे और फिर परचेज बजट निकलेगा। तो सेल लिखे हैं, क्लोजिंग एफजी लिखिए। यहाँ क्लोजिंग एफजी में लफड़ा है क्योंकि क्लोजिंग एफजी यहाँ पर दिया हुआ ही नहीं है। यहाँ लिखा 4 दिन का सेल और 5 दिन का सेल। 4 दिन का सेल और 5 दिन का सेल का क्या मतलब? अगर 2400 20 दिन का है तो 4 दिन का सेल कितना होगा? 480। अगर 3600 20 दिन का सेल है तो 5 दिन का सेल कितना होगा? 900। तो क्लोजिंग एफजी निकल गया, ओपनिंग एफजी दिया हुआ है, लेस करेंगे तो आ जाएगा सीधा प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन आ गया, प्रोडक्शन में कितना हम लोगों को रॉ मटेरियल लग रहा है वो भी लिखना पड़ेगा। तो रॉ मटेरियल हम लोगों ने लिखा कि प्रोडक्ट ए में एक्स लग रहा है 5 kg और प्रोडक्ट बी में एक्स लग रहा है 3 kg, प्रोडक्ट ए में वाई लग रहा है 4 kg, प्रोडक्ट बी में वाई लग रहा है 6 kg। उस हिसाब से हम लोग रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाल लिए। रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकाले इस वाले चार्ट से। इस वाले चार्ट को एक बढ़िया से समझ जाइए। हम लोग एक्स और वाई का परचेस बजट निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग एक्स और वाई लिखे हैं, ना कि ए और बी लिखे हैं। पहले जब प्रोडक्शन बजट निकाल रहे थे तो हम लोग को प्रोडक्शन निकालना था ए और बी का, इसीलिए हम लोग चार्ट में ए और बी लिखे थे। यहाँ पर एक्स और वाई लिख रहे हैं। ओके, एक्स और वाई लिख रहे हैं। सबसे पहले लिखे रॉ मटेरियल कंजम्पशन। रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ है एक्स का ए में लगा था 12400 और बी में लगा था 12900, तो 12400 प्लस 12900 लिख दिए। अब वाई में वाई का कितना कंज्यूम होता है ए और बी में? वाई ए में कंज्यूम होता है 9920 और बी में कंज्यूम होता है 25800, दोनों को ऐड कर दिए। फिर इसमें से ऐड करेंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल, लेस करेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल सिंस यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिया गया कि मटेरियल एक्स का क्लोजिंग रॉ मटेरियल है कितना? 10 डेज़ का कंजम्पशन। तो यहाँ कंजम्पशन अगर 25300 है 20 दिन का, 10 दिन का कितना होगा? अगर यहाँ पर 35120 20 दिन का कंजम्पशन है तो 6 दिन का कितना होगा? क्लोजिंग रॉ मटेरियल आ जाएगा तो उसको ऐड कर देंगे, फिर लेस करेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो परचेस आ जाएगा। अब परचेस बजट निकालने के लिए तो अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो परचेस तो दिया हुआ है, रेट पर केजी भी दिया गया है ऊपर में कि मटेरियल एक्स का कॉस्ट लगता है 4 रुपया और मटेरियल वाई का कॉस्ट लगता है 6 रुपया। तो 4 से इंटू कर दिया, 6 से इंटू कर दिया। अब अगला जो क्वेश्चन था उसमें आपको वेजेस बजट निकालने बोला है। वेजेस जैसे हम लोग रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट निकाले थे तो क्या कह रहे थे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकाल लिए थे। परचेस बजट निकालने बोला था तो परचेस कितना हुआ वो निकाल लिए। सेल्स बजट निकालने बोला था, सेल्स कितना हुआ वो निकाल लिए। तो वेजेस बजट में कितना वेजेस हुआ है वो वेजेस निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको बोला है कि स्टैंडर्ड, आपको सबसे पहले चार्ट में बोल दिया कि स्टैंडर्ड लेबर आवर कितना है, और बोल रहा है कि स्टैंडर्ड लेबर आवर जितना है उसका 80% हम लोग एफिशिएंट है, एफिशिएंसी 80% है। तो हम लोग एक्चुअल कितना एफिशिएंट है वो निकाल लेंगे। और जैसे एक्चुअल एफिशिएंट निकाल लेंगे, एक्चुअल एफिशिएंट का 20% हम लोग नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम का था, तो उसको भी हम लोग ऐड कर देंगे, तब हम लोग का निकलेगा कि हम लोग ने टोटल टाइम कितना लगाया है। ओके, और जैसे टोटल टाइम लगाया है तो मालूम चल जाएगा कि टोटल टाइम लगाया है तो कितना के लिए हम लोग को नॉर्मल देना होगा और कितना के लिए हम लोग ओवर टाइम प्रीमियम देना पड़ेगा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम लिखते हैं कितना होगा। देखिए प्रोडक्शन हम लोग को 2480 करे थे और 4300 करे थे। उसके लिए 2480 के लिए तीन आवर अलॉट किया गया था एक यूनिट के लिए, तो 2480 के लिए 2480 इंटू 3, उसी तरह 4300 इंटू 5 हुआ और हम लोग का 28940 स्टैंडर्ड टाइम आ गया। सिंस हम लोग 80% ही एफिशिएंट है तो एफिशिएंसी का रेशियो होता है स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी।
और सिंस 80% एफिशिएंसी है तो स्टैंडर्ड बाय एक्चुअल टाइम इक्वल टू 80%। इस तरह से एक्चुअल टाइम हम लोग का निकल जाएगा 36175 आवर। अब सिंस एक्चुअल आवर निकल गया है, लेकिन हम लोग जितना प्रोडक्टिव हुए थे उसमें से तो ऐड भी करेंगे 20%। सिंस यहाँ पर हम लोग को 20% ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम के लिए भी तो हम लोग पैसा देंगे। मशीन ख़राब है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मशीन ख़राब होगा तो लेबर को भी पैसा नहीं देंगे, लेबर तो काम कर ही रहा था। इसीलिए हम लोग को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम। तो यहाँ 20% किसका 20% होगा? जितना एक्चुअल काम किए हैं उसका 20% लोग नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम है, क्योंकि क्वेश्चन में भी लिखा था इन एडिशन द नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम इज बजटेड एट 20% ऑफ द प्रोडक्टिव आवर वर्क। तो प्रोडक्टिव आवर हम लोग को एक्चुअल टाइम जितना काम किया 36175 आवर, उसका ऐड करेंगे 20%, तो हम लोग को निकल के आएगा टोटल टाइम टेकन 43410। अब यहाँ पर 43410 आवर हम लोग टोटल काम किए हैं, लेकिन नॉर्मल वर्किंग आवर कितना था? नॉर्मल वर्किंग आवर था 180 वर्कर जब 40 घंटा करके काम करेगा 4 वीक में, तो यानी कि 28,800 आवर वो लोग का नॉर्मल वर्किंग आवर था। लेकिन काम कितना कर लिया है? 43410। तो जितना एक्स्ट्रा काम किया उसके लिए तो ओवर टाइम देना पड़ेगा, तो 28800 इंटू 25। क्वेश्चन में भी आपको बोल दिया था कि लेबर को पे करना है 25 पर आवर के हिसाब से। ये तो हो गया नॉर्मल के लिए हम लोग 25 के रेट से पे कर दिए, लेकिन जो अब और एक्स्ट्रा काम किया उसके लिए तो नॉर्मल प्लस ओवर टाइम देना पड़ेगा। तो नॉर्मल 25 और 25 का 50% को ऐड कर देंगे तो 37.5 का रेट से देना पड़ेगा जो बचा हुआ है। तो 43410 माइनस 28800 यानी कि जो एक्स्ट्रा काम किया है उस पर हम लोग 37.5 का रेट से देंगे, तो हम लोग का वेजेस बजट इतना आएगा। समराइज़ करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग परचेज बजट निकाले, लेकिन परचेज बजट निकालने के लिए प्रोडक्शन बजट नहीं पहले निकालना पड़ा, फिर रॉ मटेरियल कंजम्पशन निकालना पड़ा, फिर परचेज बजट निकाले। अब जैसे परचेज बजट निकल गया उसके बाद वेजेज बजट पे आए, तो वेजेज बजट में पहले स्टैंडर्ड टाइम निकाले। और क्योंकि यहाँ बोला था कि 80% एफिशिएंसी है, तो स्टैंडर्ड टाइम जितना दिया गया था उससे 80% एफिशिएंसी अगर है तो एक्चुअल टाइम निकल गया। और जैसे एक्चुअल टाइम निकल गया उसमें से ऐड किया हम लोग नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम, क्योंकि उसके लिए भी पैसा लेगा ही, भले ही मशीन रुका हुआ है पैसा तो लेगा ही, लेकिन उसको भी ऐड किए तो इतना टोटल टाइम टेकन हुआ। उस टोटल टाइम में कुछ नॉर्मल वर्किंग आवर था, नॉर्मल वर्किंग आवर में हम लोग नॉर्मल रेट से पैसा दे दिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा काम किया उसके लिए हम लोग 50% ओवर टाइम के साथ उसको पैसा दिए। 25 प्लस 25 का 50% 37.5 आता है, तो उसके लिए रेट पे हम लोग दिए, तो वेजेस बजट भी आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मोटरसाइकिल बनाने वाला कंपनी का सेल्स बजट इस प्रकार है, और एक मशीन बनाने के लिए, एक व्हीकल बनाने के लिए उसको कॉस्ट लग रहा है 285,700 और सेलिंग प्राइस लग रहा है 395,600। डीलर को उसको कमीशन पे करना पड़ रहा है 12.5%। और अगर सारे मटेरियल को छोड़ दिया जाए तो पार्ट एक्स नाम का एक मटेरियल है जो कि यूज़ होता है व्हीकल बनाने के लिए। एक व्हीकल बनाने के लिए 4 यूनिट ऑफ पार्ट एक्स का यूज़ होता है, और कंपनी का ये पॉलिसी है कि पार्ट एक्स वो स्टोर करके रखता है। कितना स्टोर करके रखता है? उतना ही स्टोर करके रखता है ताकि वो 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ का प्रोडक्शन कवर कर पाए। उतना ही स्टोर करके रखता है ताकि वो नेक्स्ट मंथ का 40% प्रोडक्शन कवर कर पाए। ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया गया है 4800 का ओपनिंग रॉ मटेरियल है, और ओपनिंग एफजी है 950। ओपनिंग एफजी है 950, और कह रहा है कि उतना ही हम लोग ओपनिंग एफजी रखते हैं ताकि नेक्स्ट मंथ का 20% सेल कवर कर पाएँ। उतना ही एफजी रखते हैं ताकि नेक्स्ट मंथ का 20% सेल कवर कर पाएँ। आपको निकालना बोला प्रोडक्शन बजट, आपको निकालना बोला परचेज बजट, आपको निकालना बोला है ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले इस तरह का चार्ट आपको बनाना पड़ेगा ताकि आपका प्रोडक्शन निकाल पाए आप, फिर परचेज निकालेंगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है? सेल प्लस क्लोजिंग एफजी माइनस ओपनिंग एफजी। यहाँ वही करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं सेल्स दिया हुआ है ऐड क्लोजिंग एफजी। क्लोजिंग एफजी क्या बोला था? कंपनी का पॉलिसी है कि उतना ही क्लोजिंग एफजी रखेगा ताकि नेक्स्ट मंथ का 20% ऑफ सेल कवर कर पाए। तो ठीक है, अगर 20% ऑफ सेल ऑफ नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग एफजी आएगा तो हम लोग लिख देंगे, और फिर ओपनिंग एफजी लेस करना पड़ेगा। ओपनिंग एफजी यहाँ पर कैसे आएगा? देखिए, पिछले बार का क्लोजिंग स्टॉक इस बार का ओपनिंग एफजी आता है, और अक्टूबर में क्या दिया है कि ओपनिंग एफजी 950 है। नवंबर में ओपनिंग एफजी क्या होगा? जो अक्टूबर में क्लोजिंग एफजी होगा वही नवंबर में ओपनिंग एफजी होगा, तो लिख दिया। अब दिसंबर में क्या ओपनिंग एफजी होगा? जो नवंबर में क्लोजिंग एफजी होगा वही दिसंबर में ओपनिंग एफजी होगा। इस तरह से ओपनिंग एफजी भी निकल जाएगा, तो हम लोग का प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा। जैसे प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा वैसे रॉ मटेरियल कंज्यूम भी निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आ जाएगा? क्योंकि एक यूनिट के लिए 4 यूनिट यूज़ होता था रॉ मटेरियल का। एक यूनिट बनाने के लिए 4 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ होता था, इसलिए प्रोडक्शन इंटू 4 कर दिए, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया और हम लोग को परचेज निकालना है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऐड क्लोजिंग रॉ मटेरियल लेस ओपनिंग रॉ मटेरियल। क्लोजिंग रॉ मटेरियल कंपनी का पॉलिसी कितना है? 40% ऑफ नेक्स्ट मंथ। कैसे निकलेगा क्लोजिंग रॉ मटेरियल? जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है अगले मंथ का, उसका 40% इस मंथ का क्लोजिंग रॉ मटेरियल होगा। और इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर क्लोजिंग रॉ मटेरियल निकाल लिया है। अब लेस करेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल। अब ओपनिंग रॉ मटेरियल क्या होगा?
जो अक्टूबर का क्लोजिंग होगा वही तो नवंबर का ओपनिंग होगा, जो नवंबर का क्लोजिंग होगा वही तो दिसंबर का ओपनिंग होगा, तो लिख दिया। लेकिन अक्टूबर का क्या, अक्टूबर का कैसे निकालेंगे? तो अक्टूबर का निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ले लिया था कि अक्टूबर का ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 4800 है, तो 4800 लिख दिया। इस तरह से हम लोग का परचेज बजट आ गया। तो प्रोडक्शन भी हम लोगों ने निकाल लिया, परचेज भी निकाल लिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल, अब अगला निकालने बोला था कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट पर व्हीकल निकालेंगे और जितना बेचे हैं उससे इंटू कर देंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट पर व्हीकल कैसे निकलेगा? यहाँ क्वेश्चन में ही आपको बोल रहा था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट लगता है हम लोग को एक व्हीकल बनाने में 285,700 और उसको हम लोग बेचते हैं 395,000 और उसको डीलर को पे करते हैं 12.5%। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिखेंगे 395,600 माइनस कॉस्ट लिखेंगे 285,700 माइनस कमीशन लिखेंगे। कमीशन 12.5% किसका? सेलिंग प्राइस का, इसलिए 395,600 का 12.5% 49,450 को लेस किए तो जीपी पर व्हीकल आ गया। जैसे जीपी पर व्हीकल आ गया तो 12,000 टोटल हम लोगों ने बेचा है, तो 12,000 से इंटू कर देंगे तो हम लोग का निकल के आ जाएगा कि हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट ओवरऑल कितना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई कंपनी लिमिटेड जो है वो एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट बेचता है, और एक्स और वाई प्रोडक्ट बेचता है दो डिवीज़न के थ्रू, एक ईस्ट डिवीज़न एक वेस्ट डिवीज़न। तो ईस्ट डिवीज़न और वेस्ट डिवीज़न का कितना बजटेड सेल है एक्स और वाई के लिए वो लिखा हुआ है, और कितना एक्चुअल सेल है वो भी लिखा हुआ है इस डेटा में। और आपको कह रहा है कि जो प्रोडक्ट एक्स का प्राइस है, यानी कि प्रोडक्ट एक्स का प्राइस जो 9 रुपया है वो अंडर प्राइस है। अगर 1 रुपया बढ़ा देंगे तब भी इसका डिमांड घटेगा नहीं, उतना ही रहेगा। इस बात को मैनेजमेंट मान गई है और सेल्समैन का रिपोर्ट और भी कुछ दिमाग लगा करके जो डिविजनल मैनेजर है वो लोग एक एस्टिमेटेड बजट बना रहे हैं, बजट सेल। इसमें वो कह रहे हैं कि ईस्ट डिवीज़न और वेस्ट डिवीज़न में इतना परसेंटेज का इंक्रीज़ और हो जाएगा। अगर हम लोग पिछला पॉलिसी को हटा करके नया पॉलिसी को यूज़ करते हैं तो इस तरह का हम लोग का सेल इंक्रीज़ भी होगा। और कह रहा है कि डिविजनल मैनेजर कह रहा है कि अगर और ज़्यादा इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाएं तो हम लोग का और इतना यूनिट इंक्रीज़ होगा सेल्स में, और आपको सेल्स बजट निकालने बोल रहा है। देखिए ये एक बहुत यूनिक क्वेश्चन है, यही एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको सेल बजट निकालना बोला था। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स वाई कंपनी लिमिटेड जो है वो दो प्रोडक्ट बेचता है दो डिवीज़न के थ्रू, एक ईस्ट और वेस्ट, और ईस्ट में भी बजटेड सेल दिया गया है, वेस्ट में भी बजटेड सेल दिया गया है। और कह रहा है कि जो एक्स का है प्राइस, सेलिंग प्राइस 9 रुपया, उसको अगर 1 रुपया बढ़ा देंगे तब भी डिमांड उतना ही रहेगा, और वाई का जो रुपया है 21 रुपया सेलिंग प्राइस, उसको अगर 1 रुपया घटा देंगे तब भी डिमांड उतना ही रहेगा और डिमांड बढ़ जाएगा। और ये सब के बावजूद अगर ये सब को अपनाते हैं तो हम लोगों का जो सेल है वो इतना परसेंट से बढ़ जाएगा, और अगर और ज़्यादा इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हम लोग का इतना यूनिट से और सेल्स बढ़ जाएगा। तो आपको सेल्स बजट निकालना है। तो सबसे पहले अगर आंसर को देखिएगा तो ये देखिए आंसर आपको निकालने बोला है कि सेल्स बजट, लेकिन सेल्स बजट निकालने बोला है आफ्टर प्रिपेयरिंग बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स बजट। तो पहले हम लोग बजटेड और एक्चुअल सेल बजट बनाएंगे और फिर फाइनल सेल बजट बनाएंगे। तो पिछले साल का बजटेड और एक्चुअल निकालते हैं। तो प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई के लिए जितना था इस टाइप से निकाल लिया। अगर 400 बेच रहे थे 9 रुपये के रेट पे, 600 बेच रहे थे 9 रुपये के रेट पे, 500 बेच रहे थे 9 रुपये के रेट पे, 700 बेच रहे थे 9 रुपये के रेट पे, तो हम लोग ने निकाल लिया। वाई कैसे बेचे थे? वाई अगर बेचे थे 300 बेचे थे 21 रुपये के रेट पे, 500 बेचे थे 21 रुपये के रेट पे, 200 बेचे थे 21 रुपये के रेट पे, 400 बेचे थे 21 रुपये के रेट पे। ये इसका मतलब कि जो पहला वाला जो पोर्सन है ये तो हम लोगों ने हूबहू छाप दिया है। अब मेन आते हैं सेल बजट 2015-16 पे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा था कि अगर एक्स प्रोडक्ट बनाएंगे ईस्ट जोन में तो जो 400 यूनिट बन रहा था तो बन ही रहा था, लेकिन उसका 10% बढ़ जाएगा, यानी कि 400 का 10% 40 और बढ़ जाएगा और 40 यूनिट बेच सकेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि अगर इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो और 60 यूनिट बेच सकेंगे, यानी कि 400 तो बेच ही पाएंगे। 10% बढ़ेगा तो 40 और बढ़ गया, और 60% एडवर्टाइजमेंट से बढ़ रहा है तो और 60 प्लस कर दिए, और यानी टोटल हम लोग बेचे 400 प्लस 40 प्लस 60, इतना हम लोग बेचेंगे 10 रुपये के रेट से, क्योंकि 9 रुपये का रेट अब हम लोग 1 रुपया बढ़ा चुके हैं, तो 10 रुपये के रेट पे 5000 आ गया। उसी प्रकार से वेस्ट का भी निकाले, वेस्ट डिवीज़न का कैसे निकले? पहले हम लोग 600 बेचते थे, अब 600 में 30 यूनिट और बढ़ जाएगा। बोलिए 30 यूनिट कैसे बढ़ गया? क्योंकि 5% हम लोगों का इस बार सेल बढ़ने वाला है, तो 5% सेल बढ़ा दिए, 30 ऐड कर दिए और 70 ऐड किए। क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से हम लोग को 70 यूनिट और बढ़ जाएगा, और 10 रुपये के रेट से इसको भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। उसी प्रकार से अब वाई का सेल बजट निकालेंगे तो वाई अगर ईस्ट जोन में बिकेगा तो पहले 300 यूनिट बिकता था, अब 300 यूनिट में 60 यूनिट और ऐड होगा। क्यों? क्योंकि 20% से बढ़ रहा है ईस्ट डिवीज़न में वाई के केस में, तो 60 और ऐड कर दिए और 40 ऐड किए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट से 40 यूनिट और बिकेगा ईस्ट डिवीज़न में, तो 40 और ऐड कर दिए। इसका मतलब कि ईस्ट में
वाई अगर बेचेंगे तो 300 तो बिकेगा ही, 300 का 20% यानी 60 और अब बिकेगा, और प्लस 40 और बिकेगा। कितना रेट पे बिकेगा? 20 के रेट पे, क्योंकि पहले 21 था, अब हम लोगों ने 1 रुपये घटा दिया है तो 20 के रेट पे बिकेगा। उसी प्रकार से वाई हम लोग निकाले वेस्ट जोन में। कैसे निकाले? वेस्ट जोन में वाई पहले बिक रहा था 500 यूनिट, लेकिन 500 का 10% अब इंक्रीज़ होगा तो 500 प्लस 5 50 कर देंगे, और 50 ऐड और करना पड़ेगा, क्योंकि इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट की वजह से 50% 50 यूनिट और बिक रहा है, यानी कि 500 तो बिक ही रहा था, उसका 10% और बिकने लगा, यानी प्लस 50 किए, और इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट की वजह से 50 हुआ तो और 50 किए, यानी कि वेस्ट में वाई का कितना बिक रहा है? 500 प्लस 50 प्लस 50 कितना रेट पे? 20 के रेट पे। क्यों? क्योंकि पहले 21 का रेट था, हम लोग 1 रुपये का रेट घटा दिए हैं, तो इस केस में हम लोग का 12,000 आया। इस तरह से हम लोग का सेल बजट निकला 2015-16 का। सारा क्वेश्चन ओवर होता है, कुछ क्वेश्चन बाकी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।